कैसे हैं आप सब लोग? अच्छी चल रही पढ़ाई? कल हिंदू लोग का लेक्चर समझ में आया नहीं आया? जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो, जिसने बाद में अपलोड वीडियो देखा हो, वो एक बार पूछ लेना, ठीक है ना? कल जो हिंदू लोग के बारे में बात की थी हमने, हिंदू लोग के इतिहास के बारे में, हिंदू के इतिहास के बारे में कि हिंदू बना कैसे, हिंदू होते कैसे हैं, घोषणा द्वारा, इन सब केसों को भी डील किया था, ठीक है? इन सब केसों को लिख जरूर लेना। और बाकी जो इनकी पीडीएफ है मैं आपको वो भेज दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, या आपको पर्सनली मेल करवा देंगे, ठीक है ना? वो आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए, ठीक है? जो भी लाइव है, जो देख रहा हो, और कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, बीच में कमेंट कर लेना, ठीक है? देखो, कल हमने हिंदू लोग के सारे इतिहास के बारे में देखा था। हिंदू लोग आया कैसे था, हिंदू लोग की ज़रूरत पड़ी क्यों थी, ठीक है ना? एक कॉडिफाइड लॉ की ज़रूरत थी क्योंकि हिंदुओं की जो स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, विवाह को लेके, उत्तराधिकार को लेके, गोद लेने की प्रथा को लेके, इन सब चीज़ों को। तो इसके बारे में उत्तराखंड में एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? जो चीज़ हमारी कल छूट गई थी, एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि किस समिति द्वारा ये हिंदू लोग कॉडिफाई किया गया था, ठीक है ना? देखो, सन 1944 में क्या था? सन 1944 में, ये ध्यान देना, ठीक है? नोट भी करते रहना साथ में। 1944 में, जो 1944 में था, इसमें आपका एक समिति का गठन हुआ। किस लिए? हिंदू विधि सुधार के लिए। किसके लिए हुआ था ये समिति का गठन? हिंदू विधि सुधार के लिए, ठीक है ना? अगर हिंदू विधि सुधार के लिए इस समिति का गठन हुआ था, ठीक है ना? अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले हिंदू विधि सुधार समिति के लिए गठन किस सन में किया गया था और किस समिति द्वारा किया गया था, तो आंसर इसका यहां मिलेगा आपको, 1944 में किया गया था। और इसके जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो आपके थे कौन? वेनिगल वेनिगल राव। कौन थे? वेनिगल राव, ठीक है ना? कौन थे आपके? वेनिगल राव। इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। किनकी? वेनिगल राव की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। और इस समिति का नाम क्या था? इस समिति का नाम था आपका राव समिति। राव समिति, ये से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? राव समिति, इसका राव समिति नाम रखा गया था। इस समिति का काम था क्या? इस समिति का काम जो था वो था, क्या नाम है, हिंदू लोग के बारे में, हिंदुओं के संबंध में एक विधि को गठन करके उनको उनके सामने पेश करना था, समिति के सामने पेश करना था। क्या था कि राव समिति ने 1946 में अपनी रिपोर्ट में प्रेषित सभी हिंदुओं के लिए एक संहिताबद्ध विधि बनाने का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने क्या रखा था? इन्होंने कहा था कि हिंदुओं के लिए, जो हिंदुओं के लिए है, उनके लिए एक संहिताबद्ध, ठीक है ना, मतलब कॉडिफाई लॉ, जैसे क्या बोलते हैं, कॉडिफाई लॉ की जरूरत पड़ेगी, उसकी सिफारिश रखी थी इन्होंने। कॉडिफाई लॉ के बारे में अगर पूछ ले, सबसे पहले कॉडिफाई लॉ की जो प्रस्तावना रखी थी, किसने रखी थी? राव समिति ने। राव समिति को दिया गया था कि आप एक हिंदू के संबंध में एक कॉडिफाई लॉ की हमारे सामने, समिति के सामने एक प्रस्ताव रखें कि इसे कैसे कॉडिफाई किया जा सकता है और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या किया था, राव समिति में हुआ था। राव समिति ने 1946 में, कब? ये 1944 में समिति का गठन हुआ था। और इन्होंने रिपोर्ट कब पेश की, प्रेषित कब की थी? 1946 में। कब प्रेषित की थी? ये डेट याद रखना, ठीक है ना? 1946 में। 1946 में इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रेषित की, जिसमें क्या कहा इन्होंने? सब हिंदुओं के लिए एक संहिताबद्ध विधि बनाने का सुझाव दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था संहिताबद्ध विधि बनाने के लिए। क्या? संहिताबद्ध विधि के लिए, ठीक है ना? इन्होंने कहा था सब हिंदुओं के लिए एक संहिताबद्ध विधि बनाने का सुझाव दिया था। इन्होंने क्या कहा था? सुझाव दिया था इस समिति ने। तो सबसे पहले सुझाव किसके द्वारा दिया गया? राव समिति के द्वारा। देखो यहां से उत्तराखंड में क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? कोई भी स्टेट, उत्तराखंड का कोई भी स्टेट जहां पे हिंदू लोग आता है, अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? और जब लेक्चर करते हैं तो वहां से जो क्वेश्चन निकल सकते हैं पीटी के, उन्हें निकाल लिया करो, उन्हें एक नोट डाउन कर लिया करो, एक शॉर्ट डायरी रखो जिसमें शॉर्ट नोट डाउन करा करो कि यहाँ से पीटी क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर के हिसाब से, ठीक है ना? इसे आप अगर साथ साथ बनाओगे तो आपको बेनिफिट आगे बहुत होगा। एक छोटी सी नोट डायरी रखो और उसमें लिखो, जैसे ये लिखवाया मैंने, हिंदू विधि सुधार, इस संबंध में सबसे पहली समिति कौन सी बनी थी, कब बनी थी? 1944 में। इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? उसके बाद क्या करो, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेनिगल राव। कौन थे? वेनिगल राव इसके अध्यक्ष थे। और इस समिति का नाम क्या रखा गया था? इस समिति का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था राव समिति। क्या रखा गया था? राव समिति नाम रखा गया था। और 1946 अगर पूछ ले, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रेषित की? 1946 में। और उसने क्या इस रिपोर्ट में कहा? उसने कहा कि हिंदुओं के लिए एक संहिताबद्ध कानून होना चाहिए, ठीक है ना? एक कॉडिफाइड लॉ। सबसे पहले कॉडिफाई का लॉ का सुझाव यहीं से आया था, ये ध्यान रखना। हिंदुओं के लिए जो कॉडिफाइड लॉ का सुझाव आया था वो इसी राव समिति के द्वारा आया था, ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या बताया इन्होंने? समिति ने कहा कि हिंदू विधि की सब शाखाओं में प्रगतिशील नियमों को लेकर हिंदू विधि को संहिताबद्ध करना चाहिए। मतलब जितनी भी प्रगतिशील शाखाएं हैं, प्रगतिशील शाखा कैसे? जैसे विवाह के संबंध में चीजें बदलती रहती हैं, उत्तराधिकार के संबंध में, दान के संबंध में, गोद लेने के संबंध में, इन चीज इन टॉपिकों पे ऐसा होता है, ये संस्कार ऐसे हैं हिंदू विधि में जो बदलते रहते हैं और प्रगतिशील हैं, ठीक है? इन प्रगतिशील नियमों में हिंदू विधि को संहिताबद्ध करना चाहिए। मतलब इनको क्या करें? इनको संहिताबद्ध कर दें कि
हिंदू विधि के लिए हिंदू मैरिज एक्ट को संहिताबद्ध करते हैं कि इसमें इस कंडीशन में आप शादी कर सकते हो, इस कंडीशन में आप शादी नहीं करोगे। अगर ये कंडीशन आप पे ऊपर अप्लाई होती है और आपने इस कंडीशन का वायलेट किया है तो आपका विवाह क्या होगा, शून्यकरणीय है। ठीक है ना, इसको संहिताबद्ध किया। उसके बाद दत्तक के बारे में संहिताबद्ध, फिर भरण पोषण के बारे में संहिताबद्ध, फिर उत्तराधिकार के बारे में संहिताबद्ध। तो जो प्रगतिशील जो कानून थे इनको संहिताबद्ध करने के लिए इसका सुझाव दिया गया। ठीक है ना, फिर आगे देखो क्या हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा, समिति ने अपनी रिपोर्ट के साथ ड्राफ्ट हिंदू कोड बिल का भी संकलन किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने इस सुझाव के साथ क्या कहा, ड्राफ्ट, क्या, ड्राफ्ट कोड बिल, क्या, ड्राफ्ट कोड बिल। ठीक है ना, नहीं समझ में आया, रुको अभी एक मिनट। ये क्या था, ड्राफ्ट कोड बिल था। यहां देख लो इसे, ये क्या था, ड्राफ्ट कोड बिल था। और ये किस संबंध में था, ये था हिंदू लॉ को संहिताबद्ध करने के संबंध में ड्राफ्ट कोड बिल। मतलब इस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए, बिल को कोड करने के लिए क्या कहा कि हिंदू विधि को ड्राफ्ट किया जाए, इसको कोडिफाई लॉ बनाया जाए। ठीक है ना, इस संबंध में। फिर क्या कहा, ड्राफ्ट कोड बिल एकीकृत विधायक के रूप में प्रेषित किया गया। किसके, विधायक के रूप में इन्होंने पेश कर दिया इसे। इसी बिल को इन्होंने क्या करा, विधायक के रूप में पेश कर दिया। ठीक है ना, अब जब इन्होंने पेश कर दिया तो अब इसमें देखो बातें क्या क्या थी, समझ में आ रहा है ईशा, समझ में आ रहा है ना। कोई भी अगर साथ जुड़ा हो, ईशा और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो सब, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। और हाँ देखो, ये जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, यहां से उत्तराखंड में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपको ये पता है कि हिंदू विधि कैसे कोडिफाई हुई थी, इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, किस समिति द्वारा कोडिफाई की गई थी, तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, यहीं से 1-2 नंबर आपके हो जाएंगे। देखो क्या था, 1944 में आया। ठीक है ना, 1944 में सुझाव दिया गया था। फिर किसके बारे में, हिंदू विधि सुधार के बारे में, नोट करते रहना। फिर इसके जो सुधार के बारे में जो अध्यक्षता थी किसने की थी, वेनिगल राव ने किया था। ठीक है ना, वेनिगल राव ने जब किया था तो इस समिति का नाम क्या रखना चाहिए। कोई भी समिति होती है जब वो कोई रिपोर्ट पेश करती है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। ठीक है, शॉर्ट नेम होता है। इसका नाम क्या था, इसका नाम था राव समिति। क्या नाम रखा गया था इसका, राव समिति। ठीक है ना, राव समिति जब इसमें रखा गया था तो उसके बाद क्या कह रहे थे, 1946 में राव समिति ने क्या किया, इस रिपोर्ट को पेश किया। उसने क्या कहा था, राव समिति ने कहा था कि हिंदू कानून को संहिताबद्ध करना चाहिए, क्योंकि हिंदू विधि में कुछ ऐसे प्रगतिशील नियम हैं जिनको कोडिफाई करे बिना नहीं रोका जा सकता। डे बाय डे बदलते रहते हैं। मतलब देखो, कहीं पे विवाह किसी उससे हो रहा है। ठीक है ना, जब हिंदू विधि नहीं आई थी तो विवाह के बारे में आपको पता है कि बॉर्डर टू बॉर्डर, जैसे मान लो आप जहां रहते हो उससे अगर आप 500 किलोमीटर दूर चले जाओ या 100 किलोमीटर दूर चले जाओ तो वहां पे शादी की स्थिति अलग है। ठीक है ना, फिर उसके आगे चले जाओ, वहां बोली और स्थिति अलग है। सब जगह अलग अलग होती है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, इसी चीज को रोकने के लिए कि विवाह एक जैसा हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर अलग अलग स्थिति में विवाह होता है तो न्यायालय से फैसला कैसे सुनाएगा। इन्हीं सबको करने के लिए इसने कोड बिल को कहा, विधायक को पेश किया। यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है ना, इस बिल के बारे में सबको समझ में आ गया ना। देखो इस बिल में हुआ क्या था। इसके पश्चात हिंदू कोड बिल को कुछ संबंधों में खंड खंड करके संसद में पारित किया गया। जो हिंदू कोड बिल था इसको भागों में डिवाइड किया गया। कितने भाग बनाए गए इसके, देखो जो भाग बनाए गए थे वो हम बैरेक्ट में देखते हैं ना, 4-5 भाग बनाए गए थे इसके। देखो कौन कौन से भाग थे, नोट डाउन करना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, पहला भाग इसका क्या था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भाग बनाया गया था। दूसरा बनाया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है ना, तीसरा भाग था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यहां से मैंने क्वेश्चन कहा था ना, एक क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन क्या था, 1955 और 1956। डेट याद रखना, ये सन जो है ना ये याद रखना। कहीं 1956 सब आगे है तो आप 1956 विवाह में भी लगा के आ जाओ, नहीं विवाह 1955 में कोडिफाई हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हिंदू अव्यक्षता एवं संरक्षता अधिनियम। ठीक है, फिर क्या 1956 में था, फिर हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। चारों को अलग अलग करके इन्होंने कोडिफाई करके हिंदू विधि के अंतर्गत एक बैरेक्ट में रख दिया। ठीक है ना, सीक्वेंस समझ में आया सबको। एक बैरेक्ट में ऐसे ही लाइन वाइज रख दिया। पहले इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने रखा हिंदू विधि के बारे में। ठीक है ना, पहले उन्होंने क्या करा, विवाह के बारे में बताया। विवाह के बाद उत्तराधिकार के बारे में, उत्तराधिकार के बारे में अव्यक्षता एवं संरक्षता की संरक्षता कैसे ली जाए। कोई भी अगर अव्यक्त बालक है 18 वर्ष से कम है तो उसकी संरक्षता का अधिकार किसे होगा, इस बारे में बताया है। जब हम इसको पढ़ेंगे ना बैरेक्ट से तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे और उसमें बताएंगे संरक्षता और अव्यक्षता इसमें डिफरेंस क्या है और कैसे ली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, हिंदू दत्तक और भरण पोषण। ठीक है ना, फिर इन्हें क्या कहा, इस विधायक द्वारा हिंदू विधि के 5 क्षेत्रों को संशोधित करके संहिताबद्ध किया गया था। अब ये पूछ लेगा कि हिंदू विधि में कितने क्षेत्रों में संशोधन किया गया था। देखो कितने में, 5 में। कितने में संशोधन किया गया था, 5 में। ठीक है ना, 5 में आपका संशोधन किया गया था। कितने में, 5 में। ठीक है, 5 विधि में संशोधन किया गया था, ये ध्यान रखना। हिंदू विधि के अंतर्गत 5 कोडिफाइड लॉ थे जिनमें संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, अगला देखो फिर क्या है,
करके संहिताबद्ध किया गया। इसमें कौन कौन से थे, 5 क्षेत्र कौन कौन से थे, 5 क्षेत्रों का नाम लिखना। पहला विवाह, क्या था, विवाह नोट डाउन करना, पहला विवाह। फिर क्या था, उत्तराधिकार, दत्तक, भरण पोषण और अव्यक्षता एवं संरक्षता। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। देखो अगर हम वैसे देखेंगे डायरेक्ट में तो दत्तक और भरण पोषण एक में दिया गया है, ठीक है ना, उस हिसाब से तुम सोचोगे तो सर 4 ही हुए हैं, पांचवा कहां है। लेकिन हाँ, इनको अलग अलग बताया गया, 5 क्षेत्रों को बताया गया है, ठीक है ना। ये 5 क्षेत्रों में संशोधन किया गया था, किसमें, विवाह में, उत्तराधिकार में, दत्तक में, भरण पोषण में और अव्यक्षता एवं संरक्षता। नोट डाउन कर लिया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि हिंदू विधि में कितने क्षेत्रों में संशोधन किया गया था और वो क्षेत्र कौन कौन से थे। अगर देखो, अगर जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो बदलता चला जा रहा है, हर बार क्वेश्चन नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्या फैक्चुअल पूछे जाते थे, फिर क्या हो गया, क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछे जाने लगे नहीं जाने लगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इतने साल से आपका पेपर नहीं हुआ है, करीबन 3-4 साल हो गए जब से आपका पेपर हो नहीं रहा। अब जो भी पेपर आएगा उसमें सोचो क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। पुराने क्वेश्चन तो कोई देगा नहीं, देगा तो 1-2 क्वेश्चन देगा। अब जो एग्जामिनर जो होगा वो नया क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। जैसे आपको पता है उत्तराखंड में हिंदू लोग में 20 से 25 क्वेश्चन हिंदू मुस्लिम लोग को मिला के आते हैं, तो कहां से रखे जाएंगे। अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो यहाँ से क्वेश्चन रख सकता है और इसे तैयार करके जाओ, ठीक है ना, इसे नोट डाउन करके जाओ। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वर्तमान में हिंदू विधि के इन 5 क्षेत्रों के स्रोत विधान है, ठीक है, दिए गए हैं 5 क्षेत्र। इन 5 हिंदू विधि में सब हिंदुओं के लिए एक है। मतलब ये जो 5 विधि विधान दिए गए, विधि में संशोधन किए गए हैं, वो सभी हिंदुओं के लिए। हिंदू मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कौन है, हिंदू कौन होगा, जो हिंदू होगा धर्म से, ठीक है, जैन होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा, इन सब पे लागू होगा, ठीक है, इन सब के लिए एक ही कानून है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन 5 क्षेत्रों में अतिरिक्त हिंदू विधि अब भी असंहिताबद्ध है। कुछ ऐसी हिंदू विधि है जो असंहिताबद्ध है। हिंदू विधि की शाखाओं द्वारा ही हिंदू उन मामलों में शासित होते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया ईशा? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना। यहां तक जो मैंने अभी तक बताया आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई है ना, ठीक है। अब देखो वर्तमान की स्थिति क्या है हमारी। वर्तमान में जो हिंदू विधि, जहां तक उत्तराधिकार का प्रश्न आता है, ठीक है ना, उत्तराधिकार का जो प्रश्न आता है वो हिंदू विधि की शाखाओं में कोई महत्व नहीं रखता। अब हिंदू विधि की शाखाएं कितनी हैं ये बताओ, किसी को पता है हिंदू विधि की शाखाएं कितनी हैं? हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं, एक मिताक्षरा, एक दया भाग। इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। दया भाग में क्या अंतर है, मिताक्षरा में क्या अंतर है, ठीक है ना। मिताक्षरा में उत्तराधिकार को ज्यादा मान्यता दी गई है, जबकि दया भाग में इतनी मान्यता नहीं दी गई है, ये भी देखेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत सब हिंदुओं पर एक ही उत्तराधिकार विधि लागू होगी। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना है, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले दया भाग में और मिताक्षरा में अलग अलग कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अलग अलग हिंदुओं पे कॉन्सेप्ट था कि दया भाग में ये लागू नहीं होता है और मिताक्षरा में ये लागू होता है, इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट बने हुए थे। बट जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको क्लास क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ना तो मिताक्षरा ना तो दया भाग, ठीक है, इनको नहीं माना शाखाओं को। इन्होंने क्या कहा, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 है ये सभी पे एक समान लागू होगा, ठीक है ना। जो उत्तराधिकार का जो भी नियम बनाए गए हैं बैरेक्ट में, जो भी नियम लागू करे गए हैं वो सब पे लागू होंगे, चाहे वो दया भाग का शाखा का हिंदू हो या मिताक्षरा शाखा का हिंदू हो, ठीक है। फिर क्या कह रहा, उत्तराधिकार विधि इन शाखाओं का महत्व केवल इतना ही नहीं रह गया कि मिताक्षरा हिंदू के संयुक्त परिवार की संपत्ति पर भी उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है। संपत्ति पर उत्तरजीविता का सिद्धांत, इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है। क्योंकि देखो पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार, ठीक है ना, उसके बाद पुत्र जब बड़ा होता है तो पिता बनता है, उसकी संपत्ति पे उसका अधिकार, तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार चलता रहता है, ये सबको पता है। आपकी पिता की संपत्ति पर आपका अधिकार है, ठीक है। और जीते जी आपके पिता अगर आपको संपत्ति दे देते हैं तो कुछ जगह पे ये बाउंडेशन है, नहीं कर सकते हैं। कुछ स्थिति में बाउंडेशन नहीं है, उसमें दे भी सकते हैं, ठीक है ना। उन स्थितियों को भी आगे जानेंगे, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे पूरा ही देख लिया, ये कौन कौन सा क्या क्या संबंध था। कोडिफाई लॉ के बारे में देख लिया, कोडिफाई लॉ कैसा था, ठीक है। ये हमारी थी कुछ नेसेसरी बातें जिसे हमें जानना जरूरी था। समिति कब बनी थी, कैसे बनी थी और इसकी शाखाएं। देखो अब इसकी शाखाएं देखेंगे, शाखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। इसकी शाखाओं के संबंध में आज हम देखेंगे, शाखाएं पढ़ेंगे। देखो इसकी जो शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं, हिंदू विधि की शाखाएं, हिंदू विधि की शाखाएं, ठीक है ना। देखो शाखाओं में क्या है, अगर हम इसको ऐसे बांट लें, जैसे देखो मैं बांटता हूं ना, जैसे भाग डिवाइड हो रहे हैं ना, अगर आप उस तरीके से भाग डिवाइड करोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना। उसको आप आराम से याद कर सकते हो। देखो पहले में लिख लो मिताक्षरा, यहां क्या लिखोगे, मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा लिख लो, यहां पे इशरा है, क्या है, मिताक्षरा, ठीक है।
राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही है इसलिए साथ साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही तो बता देना, थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका दया भाग। क्या है ये? दया भाग। दया भाग, ठीक है ना, दया भाग। पहला क्या हो गया? मिताक्षरा। दूसरा हो गया दया भाग। अब आपसे उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिंदू विधि को कितने भागों में बांटा गया। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से उत्तराखंड का भरा है किसी ने फॉर्म? किसी ने भरा है? नहीं भरा है? अगर नहीं भरा हो, कल लास्ट डेट है, तो फॉर्म भर लो, ठीक है ना। ज़्यादा फीस नहीं है, माना कि सीटें बहुत कम हैं, अभी कोई वैकेंसी है नहीं, सीटें बहुत कम हैं, तो भर लो। इस तरीके से आपकी तैयारी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। जाके देखो कितनी तैयारी हुई है। क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी, आपको धीरे धीरे तैयारी हो रही है। बीएनएस आपका हो चुका है, बीएनएस हो रहा है, तो फॉर्म भर के देखो, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम में बैठोगे ना, वैसे वैसे आप पंचुअल होते चले जाओगे। आप सोचोगे कि हाँ अभी मेरी तैयारी इतनी नहीं है, तो आप यूपी के लिए प्रॉपर तैयार हो जाओगे। मैं समझता हूँ आप यूपी के लिए प्रॉपर तैयार होना चाहते हो, ठीक है ना। तो यूपी के लिए तैयार होने से पहले क्यों ना अदर स्टेट का एग्जाम दे के देख लें, एक दो स्टेट दे के देख लें कि हमारी स्थिति है क्या, हम कहाँ पे अभी हैं, ठीक है ना। अगर नहीं भरा तो भर लो, कल लास्ट डेट है, भर लो फॉर्म, ठीक है। देखो मिताक्षरा में क्या है। मिताक्षरा में सबसे पहले देखते हैं इसको। जो मिताक्षरा के रचयिता थे, जिन्होंने रचा था, वो कौन थे? विघ्नेश्वर। कौन थे? विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वर, ठीक है ना, विघ्नेश्वर थे। विघ्नेश्वर थे तो इसके कौन थे? इसके भी कोई ना कोई होंगे। जब इसके विघ्नेश्वर थे तो इसके कौन थे? जी मूत वाहन। कौन थे? जी मूत वाहन, ठीक है ना। कौन थे? जी मूत वाहन, ठीक है ना, ये थे। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दया भाग के लेखक कौन थे या दया भाग के रचयिता कौन थे। ये भी नाम दे देगा, ये भी नाम दे देगा, ठीक है ना। इन दोनों नामों को दे देगा, इनमें से पूछेगा कौन थे। तो कौन थे? दया भाग के कौन थे? जी मूत वाहन। और इसके कौन थे? विघ्नेश्वर। ये याद कर लेना, उत्तराखंड में हर बार पूछा गया है इसके बारे में। हिंदू लोगों में से यहां से क्वेश्चन बना ही बना है, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रख लेना। और इसका क्षेत्र देखो, दूसरी बात, इसका क्षेत्र, इसके क्षेत्र के संबंध में, इसका क्षेत्र कहां कहां है? मिताक्षरा का क्षेत्र बताओ कहां कहां है? असम को छोड़ के संपूर्ण भारत पर लागू होता है। कहां? ये आपका असम को छोड़ के, जो आपका असम क्षेत्र हो गया ना, असम क्षेत्र, असम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। कहां? संपूर्ण भारत पर, भारत पर है इसका, ठीक है ना। इसको छोड़कर, ये लिख लेना, इसको छोड़कर, समझ गए। इसका भाग देखो, मिताक्षरा से क्वेश्चन कैसे बनेगा? मिताक्षरा के रचयिता कौन है? विघ्नेश्वर, ठीक है ना, विघ्नेश्वर है। इसका क्षेत्र क्या क्या है? इसका क्षेत्र है असम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। जब असम क्षेत्र इसमें छूट गया तो जाहिर सी बात है यहां असम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसका क्षेत्र कहां है? इसका क्षेत्र आपका है, कौन कौन सा क्षेत्र है इसका? इसका क्षेत्र हो गया आपका बंगाल और असम। कौन कौन सा क्षेत्र हो गया इसका? बंगाल, बंगाल व असम, ठीक है ना। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक बंगाल और असम, इसके ये क्षेत्र हो गए, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन तैयार हो गया, यहां से तैयार हो गया। ये जो टॉपिक है आपका हिंदू विधि की शाखाओं से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा, प्री में भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो प्री में क्वेश्चन कहां से बनेगा? यहीं से बन सकता है, और ठीक है, और यहां से बन सकता है। अगर इनको आपने नोट डाउन कर लिया तो 2 नंबर यहां से तो आपके हैं ही। और पीटी में सबको पता है कि एक एक नंबर उत्तराखंड में 0.1 से भी बाहर होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। अगर उत्तराखंड देने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में पॉइंट से भी बाहर करता है उत्तराखंड, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखो मिताक्षरा जो है इसकी कुछ उपशाखाएं भी हैं, ठीक है ना। मिताक्षरा की क्या है? उपशाखाएं भी हैं। इसको छोटा कर दें, ये तो समझ में आ गया ना। देखो मिताक्षरा की क्या है? इसकी उपशाखाएं भी हैं, उपशाखाएं भी हैं, ठीक है ना। जबकि इसकी उपशाखाएं नहीं है। मिताक्षरा की उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? एक लिखो वाराणसी। कौन सी? वाराणसी, एक है वाराणसी, ठीक है ना। दूसरी कौन सी हो गई? वाराणसी के बाद आपकी हो गई मिथिला। कौन सी हो गई? मिथिला। मिथिला के बाद तीसरी कौन सी हो गई? मिथिला के बाद तीसरी आपकी महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र शाखा, ठीक है ना। महाराष्ट्र, या अब इसे किस नाम से जानते हैं? बंबई। नोट डाउन कर लेना ये, ठीक है ना, महाराष्ट्र और बंबई। अगला कौन सा हो गया? अगला हो गया आपका द्रविड़। कौन सा? द्रविड़, द्रविड़ या असम। कौन सा? द्रविड़ या असम। उपशाखाओं के बारे में पूछ लिया तो यहां पे आप दया भाग बंगाल और असम पर लागू होगा। देखो दया भाग, हाँ बंगाल और असम पर लागू होगा दया भाग, ठीक है ना। हाँ एक चीज देखना, ये जो मिताक्षरा शाखा है ना, मिताक्षरा शाखा ऐसा है जहां पे दया भाग लागू नहीं हो रहा है, वहां मिताक्षरा शाखा भी लागू होगी।
ठीक है ना। दया भाग तो आपका बंगाल और असम पे लागू हो गया। दया भाग के बारे में बता रहा है कि दो जगह लागू होगा, असम और बंगाल पे, ठीक है ना। ये दो जगह लागू होगा। और मिताक्षरा कहां लागू हो रहा है? मिताक्षरा असम को छोड़कर संपूर्ण भारत पे। आप डाउट कहां किए होंगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने यहां असम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत लिखा है ना, यहां लिखा है बंगाल व असम पे। तो इसका मतलब समझो बंगाल में कुछ ऐसी स्थिति भी है जहां मिताक्षरा लागू हो सकता है, ठीक है ना। जहां मिताक्षरा लागू हो सकता है, बंगाल में भी कुछ ऐसे स्थान है जहां मिताक्षरा लागू होता है। आई बात समझ में ईशा? समझ में आ गया? डाउट है कोई? अब बताओ। देखो, दया भाग बंगाल और असम में लागू होगा, और मिताक्षरा कहां लागू होगा? असम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में। क्वेश्चन सीधा यही बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि मिताक्षरा कहां लागू होता है? ऑप्शन दे देगा, असम को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, असम और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, या संपूर्ण भारत पर। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर असम और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत पे आए, क्योंकि यहां असम बंगाल दिया हुआ है, इस डाउट में मत रहना कि बंगाल को भी छोड़कर लागू होगा। इस डाउट में मत रहना, ठीक है ना। अगर वहां पे बंगाल दिया गया है तो ऑप्शन काट देना, क्योंकि मिताक्षरा के कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो यहां पे भी लागू होते हैं, बंगाल में भी, ठीक है। क्लियर है बात? हम आगे चलें। देखो, अब उपशाखाओं के बारे में पूछ लेगा। उपशाखाओं के बारे में कैसे पूछेगा? उपशाखा आपकी कितनी हो गई? वाराणसी, मिथिला, महाराष्ट्र या मुंबई, द्रविड़ या असम, ठीक है ना। उपशाखाओं में आप देखो, उपशाखाओं में ये 4 शाखाएं हो गई, इनमें से कोई भी एक शाखा हटा देगा और कोई भी एक शाखा अलग जोड़ देगा, ठीक है ना। कोई एक शाखा हटा के कोई एक अलग शाखा जोड़ देगा और कहेगा कौन सी ये मिताक्षरा की शाखा नहीं है या मिताक्षरा की शाखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दया भाग की कौन सी शाखा है। अभी तक मैंने आपको दया भाग की शाखा बताई, दया भाग की कोई शाखा नहीं है, ठीक है ना। केवल किसकी है? इसकी मिताक्षरा की, ठीक है। मिताक्षरा की शाखाएं हैं। अब देखो, वाराणसी उपशाखा में एक चीज नोट करना, मैं साथ साथ बोल रहा हूं ईशा, नोट करते रहना, ठीक है ना। देखो, वाराणसी उपशाखा के आगे लिखना, यह उपशाखा मिथिला और पंजाब को छोड़कर, किसको? मिथिला और पंजाब को छोड़कर। देखो क्या है? मिथिला व पंजाब को छोड़कर, पंजाब को छोड़कर। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे हम सारे वहां से देखेंगे। हम कोई टॉपिक ऐसा छोड़ेंगे नहीं कि क्वेश्चन आए और आपको पता नहीं हो कि यहां से क्वेश्चन बना और सर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं उसको पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे वाराणसी हो गई, ये क्या कह रहा है? मिथिला और पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में मानी जाती है। कहां मानी जाती है? उत्तर भारत में। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उत्तर भारत में, ये पूरे उत्तर भारत में मानी जाती है, बस किसको छोड़कर? एक मिथिला और एक पंजाब को छोड़कर। ये हो गया, ठीक है ना। आगे देखो, देखो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर का तो हमने देख लिया था ना, अब देखो इसको देखते हैं। देखो साथ साथ लिखते रहना, अगर राइट में कोई इशू आया है तो एक बार पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अगला क्या है? मिथिला। मिथिला के बारे में लिखो, नोट डाउन करो। मिथिला क्या कहता है? इस क्षेत्र को तिरहुत और उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है। ये कहां लागू होता है? ये तिरहुत, क्या? तिरहुत, तिरहुत और दूसरा क्या है? उत्तरी बिहार। तिरहुत और उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार यहां पर लागू होता है। ये लागू के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लागू के बारे में पूछ लेगा। बिहार के कुछ जिलों में, तिरहुत में तो लागू होता है और साथ ही साथ उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में, ठीक है ना। अब जिलों के बारे में नहीं बताया गया है कहां कहां लागू होगा, कहां कहां नहीं, बस ये बता दिया गया है कि बिहार के उत्तरी बिहार जो है आपका, उसके कुछ ही जिलों में लागू होगा, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है? फिर बंबई उपशाखा, यहां आ जाओ। देखो ये सब नोट डाउन करते रहना साथ साथ, ठीक है ना, कि बनारसी में कौन कौन से एरिया में लागू हो रहा है। मिथिला पंजाब को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पे लागू हो रहा है, ठीक है ना। अगला देखो कहां लागू हो रहा है? मिथिला पे, तिरहुत और उत्तरी बिहार के कुछ जिलों पे। तिरहुत पे तो संपूर्ण लागू हो रहा है और उत्तरी बिहार के कुछ जिलों पे लागू हो रहा है, ठीक है। अब मुंबई में क्या कह रहा है? मुंबई में कह रहा है पश्चिमी भारत इस उपशाखा का क्षेत्र है। क्या है? जो पश्चिमी भारत है आपका, पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत इसका क्षेत्र है, ठीक है। पश्चिमी भारत इसका क्षेत्र है, इस उपशाखा का इसका क्षेत्र है, ठीक है ना। पश्चिमी भारत इस उपशाखा का क्षेत्र है। और फिर क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है बंटवारे के पहले का समस्त बंबई प्रांत इसके क्षेत्र में आता था। बंटवारे से पहले के जो समस्त थे, देखो बंटवारे के बाद महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब चीजें हुई थी ना, उससे पहले जो समस्त बंबई का क्षेत्र था ना, ये सब पे आता था। अब क्या कह रहा है? अब पश्चिमी भारत इसका क्षेत्र है, ठीक है। जो पश्चिम महाराष्ट्र के जो पश्चिम में आते हैं उसका ही भाग है, ठीक है। अगला देखो द्रविड़ उपशाखा, असम वाली, ये देखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? दक्षिणी भारत में इस उपशाखा का क्षेत्र है। पश्चिमी भारत में किस उपशाखा का क्षेत्र था? बताओ, अभी बताया था, लिखा हुआ भी है, बंबई उपशाखा का, ठीक है ना। उसके बाद उत्तरी बिहार, मिथिला उपशाखा। पंजाब और मिथिला का कहां था छोड़कर? संपूर्ण भारत पे,
कौन सी शाखा थी? बनारसी शाखा, ठीक है ना। इन शाखाओं को नोट डाउन कर लेना साथ साथ, ठीक है। अब द्रविड़ क्या कह रहा है? द्रविड़ कह रहा है दक्षिण भारत में इस उपशाखा का क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिण भारत। कौन सा भारत? दक्षिण भारत, ठीक है ना। इसका इस उपशाखा का क्षेत्र है। फिर आगे क्या कह रहा है? स्मृति चंदिका, पराशर, माधवीय और सरस्वती विलास और व्यवहार निर्माण इसके मुख्य ग्रंथ हैं। हाँ देखो, इसके अगर ग्रंथ के बारे में पूछ लिया तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? इस शाखा के ग्रंथ के बारे में पूछ लिया, क्या है ये? ग्रंथ, ठीक है ना। अगर ग्रंथ के बारे में पूछ लिया, ग्रंथ, तो इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला लिखना। पहला क्या है आपका? पहला है स्मृति। क्या है? स्मृति चंद्रिका। क्या है आपका? स्मृति चंद्रिका है ना, हाँ चंद्रिका, ठीक है ना। स्मृति चंद्रिका, यह है चंद्रिका। उसके बाद क्या है दूसरा? पराशर। कौन सा है? पराशर, ठीक है ना। फिर क्या है पराशर के बाद? पराशर के बाद है आपका है सरस्वती विलास। कौन सा है? सरस्वती विलास, ठीक है ना। ये सरस्वती विलास क्या है? इसके मुख्य ग्रंथ हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक आप लोग जितने भी 3 लोग देख रहे हैं, आप लोगों को सबको समझ में आ गया यहां पे? यहां तक कोई डाउट है? देखो यहां से मैं समझता हूं अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग छोड़ के आओगे? बताओ, यस या नो में जवाब दो। अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन पड़ता है, जितना आज के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग किया था, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपके पीटी में आ गया तो आप छोड़ के आओगे? नहीं आओगे ना। आपको पूरा हमने करवा दिया, ठीक है ना। ये जो भाग थे, मिताक्षरा में क्या है, दया भाग में क्या है, मिताक्षरा में कितनी उपशाखाएं हैं, उपशाखाएं कहाँ कहाँ लागू होती हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता, उसके बारे में भी। और ये क्षेत्र मिताक्षरा कहाँ, मिताक्षरा का क्षेत्र क्या है, मिताक्षरा के रचयिता कौन है, दया भाग का क्षेत्र क्या है, दया भाग के रचयिता कौन है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, मिताक्षरा और दया भाग में माइनर सा डिफरेंस क्या था, ठीक है ना। जो मिताक्षरा और दया भाग को अलग अलग जगह पर लागू करने का क्या औचित्य था, मतलब मिताक्षरा अलग क्यों है, दया भाग अलग क्यों है। अभी इतनी देर से हम मिताक्षरा दया भाग कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ, इस आप लोग सोच रहे होंगे है क्या, मिताक्षरा क्या है, दया भाग क्या है। देखो ये इसकी एक शाखाएं हैं हिंदू धर्म की, जो पहले से चली आ रही थी, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें मिताक्षरा में कुछ ऐसी कंडीशन थी कि पिता अपने, जो पिता की संपत्ति थी ना, वो क्या था, पिता की संपत्ति, अभी देखो जो मिताक्षरा में था, संयुक्त संपत्ति के विषय में मिताक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता था। क्या है? जो पिता की संपत्ति में अधिकार होता था ना, जैसे मान लो किसी भी घर में जब पुत्र जन्म होता है, पहले तो स्त्रियों को अधिकार था नहीं, संपत्ति का नहीं था ना। शुरू में स्टार्टिंग में स्त्रियों को कहां अधिकार था? स्त्रियों को अधिकार संपत्ति का था ही नहीं ना, उनको संपत्ति ट्रांसफर की जाती थी। अभी तो अधिकार मिला है, हिंदू विधि बनने के बाद ही आप लोगों को अधिकार मिला है, उससे पहले तो अधिकार नहीं था। पहले अधिकार क्या होते थे कि जैसे ही पुत्र घर में जन्म हुआ तो उसका अपने पिता की संपत्ति पे जन्म से अधिकार हो जाता था, ठीक है ना। उसको उसके पिता को उसको संपत्ति देनी ही होती थी, ट्रांसफर करनी ही होती थी अपने जीवन के बाद, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले मिताक्षरा शाखा, देखो क्या क्या कह रहा है। मिताक्षरा शाखा कह रहा है, देखो मिताक्षरा लिख लो यहाँ पे, मिताक्षरा बार बार रा पहले आ जाता है। क्या है ये? मिताक्षरा शाखा, ठीक है। मिताक्षरा सही लिखा है ना, मिताक्षरा क्या है ये? मिताक्षरा, ठीक है। मिताक्षरा के संबंध में देखो, मिताक्षरा का क्या है, अब हम मिताक्षरा में देखेंगे मिताक्षरा में आखिर होता क्या क्या है। पूछ लेता ना कभी कभी क्वेश्चन कि मिताक्षरा आखिर है क्या। ये आपकी एक शाखा है हिंदू विधि की, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है मिताक्षरा में? मिताक्षरा में कह रहा है कि जब पुत्र किसी घर में जन्म होता है पुत्र का, यदि इस शाखा के अंतर्गत कोई पुत्र हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, पहला क्या, पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है ना, तो क्या, तो उसका पिता की संपत्ति पे क्या होता है, पिता की संपत्ति पे जन्म से अधिकार हो जाता है। जैसे ही वो जन्म लेता है वैसे ही उसकी पिता की संपत्ति पे उसका अधिकार हो जाता है। दूसरी बात देखो क्या कह रहा है, पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। सबसे बड़ी बात, जो ये पुत्र है, ये जो पुत्र है और पिता, ये क्या बन जाते हैं संपत्ति में? सहस्वामी। सहस्वामी का मतलब सब समझते हो ना। सहस्वामी का क्या मतलब होता है कि दोनों ही स्वामी हैं उस संपत्ति के, ठीक है ना। सहस्वामी का मतलब सबको पता है ना, दोनों ही उस संपत्ति क्या है? स्वामी। अगला क्या कह रहा है फिर देखो, फिर क्या कह रहा है, सहस्वामी है, संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रित होता है। क्या कह रहा है, जो संपत्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार है ना, वो अधिकार
के कारण नियंत्रित, क्या है, अधिकार जो है वो पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रित होता है। मतलब जो पिता का अधिकार है वो पुत्र के अधिकार से नियंत्रित होगा, ठीक है ना। पिता किसी को भी संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, वो पुत्र के अधिकार से नियंत्रित हो रहा है, ठीक है ना। नियंत्रण की बात हो गई यहाँ पे। अब अगला देखो क्या कह रहा है, एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता से प्राप्त करता है। मतलब जब एक मर गया तो दूसरा क्या करेगा, उत्तरजीविता, मतलब जन्म से बता दिया ना यहाँ पे, जन्म से उसका अधिकार है तो जन्म से क्या होगा, अधिकार होगा, ठीक है ना, उत्तरजीविता का ही अधिकार हो जाएगा। ये समझ में आ गया मिताक्षरा शाखा में कि जो पुत्र होता है वो जन्म से ही उस संपत्ति का अधिकारी होता है, ठीक है ना। और पिता और पुत्र सहस्वामी होते हैं, जबकि दया भाग में इसके अपोजिट होता है, वो बाद में बात करेंगे। अब देखो अगला क्या है, संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक वह अभिव्यक्त है, ठीक है ना। एक दूसरे की सहमति के बिना वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये बता रहा है। संयुक्त क्या है, संयुक्त परिवार में। दूसरा टॉपिक समझ में आया। अगला देखो क्या कह रहा है, दया के संबंध में दया का सिद्धांत पर आधारित होता है, ये दया के संबंध में है। अब देखो इसमें एक चीज बताई गई है, फैक्टा प्रोवेंडा, ठीक है ना। क्या है ये, फैक्टा प्रोवेंडा। इसमें कह रहा है, क्या नाम है, फैक्टम बैलेट का सिद्धांत। अब बताओ मुझे, आप लोगों में से तीन को जो देख रहे हो आप लोग, फैक्टा बैलेट का सिद्धांत किसे पता है? ये फैक्टा बैलेट का सिद्धांत होता क्या है, फैक्टम बैलेट का, बताओ किसी को पता है? देखो यहां लिख देता हूं मैं, क्या है ये, फैक्टम बैलेट सिद्धांत कौन सा है ये, फैक्टम, आगे क्या है, बैलेट, ठीक है, फैक्टम बैलेट, फैक्टम बैलेट। इसको देखो मैंने बहुत सही से लिखा है कि आप लोगों से पूछना है मुझे इस बारे में, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है। ये तो चमक रहा होगा। अब बताओ इस सिद्धांत के बारे में, ईशा बताओ इस सिद्धांत के बारे में कुछ पता है, कुछ जानकारी है, इस सिद्धांत को कहते क्या है, ये सिद्धांत हिंदू विधि में ही क्यों लागू होता है, वो मिताक्षरा शाखा में। चलो मैं बताता हूं, देखो इसका मतलब ये होता है फैक्टम का, जो नहीं किया जाना चाहिए वो वैध हो जाए तो किया जा सकता है। क्या समझे, जो नहीं किया जाना चाहिए मतलब ऐसा कोई कंडीशन है उसे नहीं की जानी चाहिए, बट अगर वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है तो क्या होगा, वैध हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। आई समझ में, क्या है इसका सिद्धांत का मतलब, जो नहीं किया जाना चाहिए अगर वो वैध है तो वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको उदाहरण के रूप में समझो इसे, ये किसमें लागू होता है, मुख्य रूप से हिंदू विवाह में, गोद लेने और उत्तराधिकारी के मामले में लागू होता है, ठीक है। किसमें लागू होगा, फैक्टम बैलेट का जो सिद्धांत है इसको नोट कर लेना, ये लागू किसमें होगा, नंबर 1 उत्तराधिकार के संबंध में, उत्तराधिकार, ठीक है ना, किसमें, उत्तराधिकार, दूसरा विवाह और तीसरा गोद। किसमें किसमें लागू हो रहा है ये, हिंदू विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तीनों नोट कर लेना, ठीक है। फैक्टम बैलेट का सिद्धांत किसमें लागू हो रहा है, उत्तराधिकार में, विवाह में और गोद लेने में। देखो इसको उदाहरण से समझे, यदि कोई विवाह होता है, मान लो कोई विवाह हो रहा है एक्स और वाई एक्स में कोई भी विवाह होता है, ठीक है, तो उसमें कोई तकनीकी त्रुटियां हैं, मतलब विवाह इस ऐसा हो रहा है कि इसमें कोई त्रुटि आ गई है कि जो रस्में होती हैं वो निभाई नहीं गई हैं, कुछ रस्में ऐसी होती हैं जगह जगह बदलती रहती हैं, तो कोई ना कोई त्रुटि, मान लो माइनर सी त्रुटि है, ठीक है ना, वो त्रुटि है, लेकिन विवाह के सभी आवश्यक तत्व मौजूद थे, मतलब सप्तपदी जो होती है वो भी हो रहा है, ठीक है ना। सप्तपदी के बाद क्या हो रहा है, मांग में सिंदूर भी भरा जा रहा है, अग्नि के चारों ओर फेरे में वो भी लिया जा रहा है, वो सब टर्म एंड कंडीशन फुलफिल हो रही है हिंदू विवाह के अकॉर्डिंग, जो भी एक विवाह में संस्कार होने चाहिए, बट उसमें क्या आ रहा है, उसमें कुछ माइनर सी त्रुटि हो रही है जो वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। बट हिंदू लॉ क्या कहता है कि अगर वो त्रुटि ऐसी है कि उसे इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है ना, अगर उस त्रुटि को ना माने तब विवाह वैध हो जाएगा, उस त्रुटि को मानते हैं तब भी वैध है, ना माने तब भी वैध है, ठीक है। तो यही फैक्टम बैलेट का सिद्धांत कहता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, क्या ऐसी कंडीशन होती हैं जो नहीं किया जाना चाहिए, वो वैध है तो वह वैध मानी जाएगी। आ गया ना सबको समझ में यहां तक, ठीक है। देखो अगला देखो क्या कह रहा है, इसके बाद देखो दया भाग। मिताक्षरा में हमने देख लिया, मिताक्षरा में पॉइंट देख लिया, मिताक्षरा में क्या होता है, पुत्र जन्म से ही पिता की संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, पिता और पुत्र सहस्वामी होते हैं, ये संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकते, संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। पिता के मरने के बाद पुत्र की संपत्ति हो जाती है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अगला है हमारा दया भाग। क्या है हमारा अगला है, दया भाग, दया भाग। मिताक्षरा समझ में आ गई ना, मिताक्षरा की स्कूल समझ में आ गए, शाखाएं समझ में आ गई, मिताक्षरा किस क्षेत्र में लागू होता है ये समझ में आ गया, मिताक्षरा से संबंधित कोई भी डाउट किसी को है, सब समझ में आ गया मिताक्षरा से संबंधित, ठीक है। अब देखो दया भाग का है, दया भाग में क्या कह रहा है, देखो दया भाग का देखेंगे, दया भाग का पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, उसमें क्या कह रहा था, पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार हो जाता है। दया भाग में देखो, पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न होता है, इसमें तो जन्म से हो गया,
इसमें क्या कह रहा है, जब पहली कंडीशन क्या कह रहा है, जब पिता की मृत्यु होगी, पिता की मृत्यु होगी तब पुत्र का अधिकार उत्पन्न होगा संपत्ति में, तब पुत्र का अधिकार जन्म लेता है। ठीक है ना, पुत्र का अधिकार तब होगा जब पिता की मृत्यु होगी। अब ये सोच रहे होगे सर उसमें ही पिता की मृत्यु की बात तो जाना ही है संपत्ति, इसमें भी पिता की मृत्यु की बात तो पुत्र को ही मिलेगा, लेकिन नहीं, उसमें कंडीशन क्या थी, उसमें पिता अपने जीते जी अपनी संपत्ति अपने पुत्र को ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है ना, उसमें क्या कंडीशन थी, उसमें जो पिता है वो जीते जी, क्योंकि पुत्र का अधिकार संपत्ति में जन्म से हो गया, तो क्या कर सकता था, जब पुत्र बड़ा हो गया, समझने लायक हो गया कि हाँ वो सारी स्थितियां समझता है, कि ये सब चीजें उसे समझ में आ रही है, मैच्योर लेवल पे पहुंच गया है, तो पिता क्या करते हैं, पिता सोचते हैं अब क्यों ना मैं अपने कंधे से थोड़ा सा भार कम करूं। ठीक है, मैं अपना बिजनेस अपने बेटे के नाम कर दूं, या अपनी संपत्ति कुछ अपने बेटे के नाम कर दूं। वो मिताक्षरा में था। ठीक है, बट ये दया भाग क्या कह रहा है, दया भाग कह रहा है आप तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते संपत्ति जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। क्या कह रहा है कि आप संपत्ति का ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, आपकी मृत्यु के बाद आपके पुत्र का अधिकार उत्पन्न होगा। आया समझ में? फिर देखो क्या कह रहा है, पिता अपने जीवन काल में संपत्ति पर परम अधिकार होता है। जो पिता का है, पिता का अधिकार, अधिकार जो है अपनी संपत्ति पर परम होता है, अपनी संपत्ति पर परम होता है। क्या? संपत्ति पर परम होता है। ठीक है ना, परम अधिकार होता है, परम अधिकार होता है। समझ गए? मतलब पिता ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक उसकी मृत्यु नहीं जाती, तब तक संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी कौन होगा? पिता होगा। यहां तक बात समझ में आई? फिर देखो क्या कह रहा, पुत्र का उससे कोई संबंध नहीं होता। क्या कह रहा है, इस संपत्ति से, जो ये दया भाग है, इस संपत्ति से पुत्र का कोई संबंध नहीं है। ये जो पिता की संपत्ति है ना, इस संपत्ति से पुत्र का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, देखो जैसे ये हो गया, मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है ना, ये ए है, ये बी है। ए ने कहा बड़ा होने के बाद, इसके पास कोई रोजगार का जरिया नहीं था, इसने कहा कि पिताजी मुझे इतनी संपत्ति ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। दया भाग इसे साफ मना करता है। दया भाग कहता है जब तक पिता जीवित है तब तक पिता अपनी संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, इनडायरेक्टली से कह सकता है कि संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है, मेरे मरने के बाद ये संपत्ति तुम्हारी है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए संपत्ति मैं बेच सकता हूं। अगर तुम चाहो, तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें कहीं बिजनेस लगाना है, तो मैं इस संपत्ति को बेच सकता हूं, लेकिन ये मेरे नाम से बिकेगी। किसके नाम से बिकेगी? इसके नाम से बिकेगी। और पैसा भी किसके अकाउंट में आएगा? ये एक ही अकाउंट में ही आएगा। ये नहीं कि पहले ये संपत्ति इसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने के बाद फिर उस संपत्ति को बेचता है, फिर अपने बिजनेस में लगाता है। नहीं, एक तरीके से पिता का पुत्र पे ऋण समझ लीजिए कि वो ऋण दे रहा है, उधार मांग रहा है। ठीक है ना, मिताक्षरा में कोई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। मिताक्षरा में जब चाहे तब संपत्ति ट्रांसफर कर सकता था। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट? अगला देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अव्यक्त संपत्ति में अपने अंश को ट्रांसफर कर सकता है। उसमें क्या कर रहा था? नहीं कर सकता। इसमें कर सकता है। इसमें संयुक्त परिवार का क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट जो है, फैक्टम बैलेट का सिद्धांत दया भाग में पूर्ण रूप से मना किया गया है। अगर आपका विवाह के समय कुछ भी त्रुटि होती है, चाहे वो माइनर सी त्रुटि क्यों ना हो, तभी दया भाग केवल असम और बंगाल में लागू है, पूरे भारत पे लागू नहीं है। जब आप असम और बंगाल में जाओगे ना, तो वहाँ की कुछ कंडीशन अलग हैं। वहाँ देखोगे वहाँ के विवाह के रस्में अलग हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है जो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे संपूर्ण भारत से ये जो है पश्चिम बंगाल और ये इनका थोड़ा कल्चर अलग है। ठीक है ना, वहाँ विवाह के संबंध में, गोद लेने के संबंध में, ये सब दया भाग के संबंध में दया भाग ही लागू होता है वहाँ पे। ठीक है ना, यही सब मना करता है। फैक्टम बैलेट कह रहा है वहाँ पे मना है, फैक्टम बैलेट का सिद्धांत ही लागू नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दया भाग संशोधित पद्धति है, इसे संशोधित द्वारा लागू किया गया था। अब आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, कौन सी पद्धति? मिताक्षरा क्या है ये? मिताक्षरा जो है, सॉरी, मिताक्षरा जो है वो क्या है? एक टीका है। मिताक्षरा क्या है? एक टीका है। तो दया भाग क्या है? क्वेश्चन बनेगा, मिताक्षरा अगर एक टीका है तो दया भाग क्या है? एक संशोधित पद्धति है। ठीक है ना, अगर दया भाग एक संशोधित पद्धति है तो मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा एक टीका है। ठीक है, देखो आज हमने इसकी शाखाओं के बारे में देख लिया। ठीक है, शाखाओं के संबंध में देख लिया, इसमें अंतर में डिफरेंस देख लिया कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है। और बाकी जो मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, उस नोट्स में आपको बता दिया जाएगा कि नोट्स में क्या क्या अंतर है। उस नोट्स को पूरा प्रॉपर तैयार करके आपको देंगे। ठीक है, इसमें मेन मिताक्षरा और दया भाग शाखाओं में मतभेद जो था वो नोट डाउन कर लेना। 3 वजह से मतभेद था। ठीक है।
ठीक है ना, किसकी वजह से? एक उत्तराधिकार, एक संयुक्त कुटुंब, एक सदाई की, जो हमने प्रॉपर बात की है, ठीक है ना, प्रॉपर बात की है। उत्तराधिकार के बारे में बात की है, उसका जन्म से हो जाता है, उसका मृत्यु के बाद होता है। संयुक्त कुटुंब के बारे में बात की है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसमें ट्रांसफर कर सकता है। और सदाई के बारे में भी, ठीक है ना, प्रॉपर बात की है। इन्हीं तीनों को नोट डाउन कर लेना कि यही तीनों थे, उत्तराधिकार, संयुक्त कुटुंब और सदाई की, ठीक है। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो बताओ, कोई दिक्कत है तब बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो वो बताओ। जो हमने आज लेक्चर स्टार्ट किया था अपना कि इसकी समिति कौन सी थी जो हिंदू कोडिफाई बिल लेके आई थी, वहां से क्वेश्चन बनेगा, दया भाग से क्वेश्चन बनेगा, मिताक्षरा से क्वेश्चन बनेगा। अगर यहां से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या आप छोड़ सकते हो उसे? और उत्तराखंड में आप जब पेपर देने जाओगे तो मैं समझता हूं 100% नहीं कह सकता, बट 98% कह रहा हूं, इस लेक्चर में से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 99% कह रहा हूं मैं कि जो आज का लेक्चर था हमारा, वहां से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मेन शाखा से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हम लेक्चर ही ऐसे करेंगे कि जहां जहां से क्वेश्चन प्री के बनते हैं, जहां से मेंस के बनते हैं, वहीं से पढ़ेंगे हम। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें अपनी जुडिशरी का पेपर निकालना है, हमें जज बनना है, ठीक है ना। और हम उसी लिए ही पढ़ेंगे कि हम जज बनने के लिए ही पढ़ेंगे, हमें सिलेक्शन लेके वहां बैठना है। जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है वो हम पढ़ेंगे, जो जरूरी नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम अपना टाइम